नमस्ते बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले एक क्वेश्चन जो आइडियल सॉल्यूशन का है, और उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपका पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। जरा याद कीजिए, हमने लास्ट लेक्चर में आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताया था और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताया था। इफ यू रिमेम्बर, मैंने नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो टाइप में डिवाइड किया था और आपको याद होगा, एक था आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। उसके बाद हमने एजियोट्रॉपिक मिक्सर के बारे में आपको समझाया था और याद होगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सर वैसे दो या दो से अधिक लिक्विड कंपोनेंट्स के मिक्सर होते हैं जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं किए जाते हैं, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। और आपको मालूम है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस वैसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक लिक्विड कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है जब उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में, बॉइलिंग टेम्परेचर में अच्छा खासा डिफरेंसेस होता है। तो आइए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से जो आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड है। आइए हम क्वेश्चन एंजॉय करते हैं। पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान देंगे, हमने लिखा है ए और बी आइडियल सॉल्यूशन बनाता है ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन एट टेम्परेचर टी। टेम्परेचर कांस्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया है कि टेम्परेचर को आइडियल सॉल्यूशन की जब बात करते हैं तो वहां पे हमने जब रॉल्स लॉ का एप्लीकेशन सिखाया था तो कांस्टेंट टेम्परेचर की बात आपको कहा था। और ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, at the same temperature a new solution of A and B having mole fraction of XA and XB respectively has a vapor pressure of 22.5। ध्यान देंगे, हमने लिखा है लिक्विड A and B form ideal solution, no problem, over the entire range of composition at temperature T। इक्विमोलर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड ए एंड बी। आप सीखे हैं पहले, जब हमारा सॉल्यूशन दो लिक्विड कंपोनेंट से बनाया हुआ होता है तब उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। और यह बाइनरी सॉल्यूशन हमारा है लिक्विड ए एंड बी का, हैज द वेपर प्रेशर ऑफ 45 टॉर। याद करें, ये जो हमारा सॉल्यूशन बनाया गया है मेरे दोस्त, इसका जो वेपर प्रेशर दिया हुआ है वो 45 टॉर दिया हुआ है। एक बार फिर से हमें बाइनरी सॉल्यूशन दिया है ए और बी का, और वो टेम्परेचर फिक्स है और वहां ए और बी का जो मोल है वो इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन जो आपने तैयार किया है वो 45 टॉर है। तो पहले हम यहाँ तक का सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ ए हमने n माना, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी भी हमने n माना, और टी सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है 45 टॉर। रिमेंबर, जब आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं तो इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल कैलकुलेट करते हैं। तो यदि हमने एक का n माना और दूसरे का भी n माना तो ऊपर में n और नीचे 2n, तो ये 1/2 हो गया मोल फ्रैक्शन A के वास्ते, और उतना ही होगा B के वास्ते, क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ मोल्स अपना क्या है, इक्वल है। आइए फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA नॉट XA और प्लस PB नॉट XB।
ऑफ कोर्स एक्स का वैल्यू है 1/2 और एक्स का भी 1/2, यानी कि ये 45 इज इक्वल टू PA02 प्लस PB02 और तब PA0 प्लस PB0 हमारा 90 हो जाएगा। देखिए ना, आपको प्योर ए का क्वेश्चन के लास्ट में व्हेन पेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज 20 टॉल, तो पहले हमने PA0 का वेपर प्रेशर लिखा है 20, तो ऑब्वियसली PB0 का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो हमने यहां तक का काम किया है। अब सुनिए फिर से क्या करता है, एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर वही है, a new solution of A and B। अब देखिएगा सॉल्यूशन A और B का जो बनाया जा रहा है वही फिक्स टेम्परेचर पर, बट ये सॉल्यूशन न्यू है, ये नया सॉल्यूशन है, हैविंग मोल फ्रैक्शन XA एंड XB, जिसका कि मोल फ्रैक्शन XA और XB दिखाया गया है। अब देखिए वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का दे दिया 22.5, तब क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ XA बाई XB। ये जो न्यू सॉल्यूशन हमारे पास है उस न्यू सॉल्यूशन के XA और XB का मोल यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो आइए हमने लिखा है फॉर द न्यू सॉल्यूशन P सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA0 XA प्लस PB0 XB। हमारा P सॉल्यूशन मालूम, PA0 मालूम, PB0 मालूम। अब आइए XA और XB को हमने क्या किया, बोलिए, जब ये 0 हम इधर ले जाएंगे तो 2.25 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। और ये तो आप बखूबी जानते हैं XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए दो इक्वेशन है हमारा और दो अननोन है, XA और XB दोनों क्या है अननोन, और जब XA और XB अननोन हो गया और दो इक्वेशन हो गया तो ऑन सॉल्विंग यू गेट XA एंड XB एंड देन XA by XB is equal to 1। तो here is your about the answer of this question। आइए हम देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिएगा लिक्विड A एंड B फॉर आइडियल सॉल्यूशन, दो लिक्विड है A है और B है, दोनों आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं over the entire range of composition at temperature T। Equimolar binary solution of liquid A and B, यानी कि A का भी n मोल B का भी n मोल, टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 45, तो Na n Nb n P सॉल्यूशन 45, XA is equal to n/2n इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल, हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं, 1/2 यहाँ भी आया, 1/2 यहाँ भी आया। एक फॉर्मूला है रॉल्स लॉ का जो कि हमने लास्ट लेक्चर में सिखाया था, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA0 XA प्लस PB0 XB। PA0 प्योर लिक्विड A का वेपर प्रेशर है और ये प्योर लिक्विड B का वेपर प्रेशर है, XA मोल फ्रैक्शन A वाला और XB मोल फ्रैक्शन B वाला, जो कि आपका यहाँ पे कैलकुलेटेड है। तो आइए 45 हमने लिखा, PA0/2 लिखा प्लस PB0/2 लिखा। अब ये PA0 प्लस PB0 ये दोनों 2 और 2 देखिए कॉमन लेके हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 90 हो गया, तो एक इक्वेशन तो मिल गया आपका, PA0 प्लस PB0 इज इक्वल टू 90। क्वेश्चन में दिया हुआ है PA0 इज इक्वल टू 20, यानी कि अब हमारा PB0 आराम से कैलकुलेट हो गया, वो क्या हो गया 70। ठीक है, अब देखिएगा फॉर द न्यू सॉल्यूशन कहता है एट द सेम टेम्परेचर अ न्यू सॉल्यूशन ऑफ A एंड B, लिक्विड वही है मगर आपका कंपोजिशन अलग अलग है, जिनका मोल फ्रैक्शन XA और XB रिकॉर्ड किया गया है, जिसका वेपर प्रेशर है 22.5। सेम फार्मूला लगा दिए, तो ये P सॉल्यूशन PA0 XA PB0 XB, प्योर लिक्विड कंपोनेंट का जो है आपका वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं है। तो ये PA0 हो गया 20, PB0 हो गया 70। अब यहाँ से हमने क्या किया, 10 इस तरफ डिवाइड कर दिया, तो 2XA प्लस 7XB इज इक्वल टू 2.25 एंड XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। दो अननोन है, दो इक्वेशन है,
सॉल्व करके आप XA और XB का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड देन XA बाई XB का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। आइए मेरे दोस्त, आप इतना तो कर ही सकते हैं क्योंकि थोड़ा समय आपको बचाना है। आप यदि क्लासरूम प्रोग्राम में होते हैं तो हम आपका पूरा सॉल्व करते हैं ये वाला भी, बट आपके पास चूंकि टाइम जो है वीडियो बनाने के समय थोड़ा कम मिलता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि कुछ आप भी करें और ये मोल फ्रैक्शन जो है खुद से कैलकुलेट कर लें। आइए, इसके बाद जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और आप सबों को मालूम होना चाहिए कि हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है। आइए, हम आपको सिखाने वाले हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज होता है। कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत ही कम है, जैसे आपने 1 बकेट वाटर लिया हुआ है और 1 ग्राम उसमें शुगर डाला हुआ है, तो यह एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन का यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे। और ये कॉलिगेटिव का मीनिंग क्या है? कॉलिगेटिव का मीनिंग है कलेक्शन, ए ग्रुप ऑफ। तो आप बता सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, तो यह ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज का कलेक्शन है, अ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है जो कि केवल सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो आइए, जैसे हम कहते हैं कि आपका 1 मोल Na+ है, 1 मोल कार्बोनेट आयन है, 1 मोल सल्फेट आयन है, तो हमारा सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, सोडियम आयन, इन सबों की प्रॉपर्टीज तो अलग अलग है, मगर वो है 1 मोल। तो ये 1 मोल है, हमें इससे मतलब है, वो कार्बोनेट है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, इट डजंट मैटर, बट है कितना, इट्स अ ग्रेट मैटर। तो आजा हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो मेरे दोस्त, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज represents the group of the properties of the dilute solution। यह डाइल्यूट सॉल्यूशन का ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज का कलेक्शन होता है, which depend upon the number of the solid particles, जो कि सॉलिड पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करता है, नॉट अपॉन the nature of the solid particles। यह सॉलिड पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो आइए, वो सारे प्रॉपर्टीज हैं कौन कौन जिसे हमें अपने सिलेबस में जो है ऐड किया गया है, वो है आपका फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। रिमेंबर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, not lowering of vapor pressure। lowering of vapor pressure is not the colligative property, relative lowering of vapor pressure is the colligative property। मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा कि lowering of vapor pressure और relative lowering of vapor pressure का क्या मीनिंग होता है, तो जरा सा गौर फरमाइएगा। हमने सेकंड पॉइंट लिखा जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, that is elevation in boiling point, third one is depression in freezing point, fourth one is osmotic pressure। So these are the colligative properties of the dilute solution which only depends upon the number of the solid particles, not upon the nature of the solid particles। तो आइए हम 1 by 1 इन सबों को ऑब्जर्व करते हैं, इन सबों को देखते हैं कि इसमें क्या होता है। आइए, अब हमने आपको फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जरा ध्यान दीजिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है,
पहले इसको समझना है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट, और इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर का जो प्रेशर होगा वो हमने रिकॉर्ड किया है T0। आप इसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं। कैसे सॉल्यूट? जो नॉन वोलेटाइल हो, यानी कि जो उड़ने वाला नहीं हो, यानी कि वो लिक्विड नहीं होगा, गैस नहीं होगा, वो सॉलिड होगा। इट मीन्स आप जो सॉल्यूट ऐड करोगे वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। दूसरी बात, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होगा, यानी कि आप कह सकते हैं ये यूरिया होगा, ग्लूकोज होगा, शुगर होगा, जो वाटर में आयंस अफोर्ड नहीं करता है। तो उड़ने वाला नहीं होगा तो सॉलिड होगा, टूटने वाला नहीं होगा तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होगा। इट मीन्स यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, इन सबों को वाटर में ऐड करने पे आयंस नहीं मिलेंगे आपको। एंड नॉन एसोसिएटिव सॉल्यूट, और वैसे सॉल्यूट जो वाटर में जाने के बाद एसोसिएट कर जाते हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए। तो हमने कैसे सॉल्यूट को ऐड किया है? जो सॉलिड है, इट मीन्स नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड में भी नॉन वोलेटाइल है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि आयंस अफोर्ड नहीं करता है, और नॉन एसोसिएटिव है, यानी कि वो एसोसिएट नहीं होता है। अब प्योर सॉल्वेंट में इसे आपको क्या करना है? डालना है किसी खास टेम्परेचर पे, तो वेपर प्रेशर घट जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, when the non-volatile, non-electrolyte and non-associative solute is added to the pure solvent medium, जब प्योर सॉल्वेंट मीडियम में इसको ऐड किया जाता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पर, देखिए फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, देन द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर घट जाता है। लेट हमने माना P0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ओके, एंड P इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्यूशन। ध्यान देंगे, देन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखिए पहले क्या वेपर प्रेशर था, ध्यान दीजिएगा, इसमें वेपर मॉलिक्यूल ज्यादा था तो प्रेशर भी ज्यादा है। जब सॉल्यूट डाल दिए, सॉलिड सब्सटेंस डाल दिए, तो वेपर का मॉलिक्यूल का नंबर डिक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया नंबर, तो प्रेशर भी डिक्रीज कर गया। क्योंकि आपका फॉर्मूला है Pv इक्वल टू nRT। यदि आपका मॉलिक्यूल डिक्रीज किया तो नंबर ऑफ मोल डिक्रीज किया, और नंबर ऑफ मोल डिक्रीज किया तो प्रेशर भी डिक्रीज कर गया। तो हम करने वाले हैं कि जब नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन एसोसिएटिव सॉलिड को ऐड किया जाता है मेरे दोस्त प्योर सॉल्वेंट में, तो फिर क्या होता है? बोलिए, वेपर प्रेशर घट जाता है। इसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि P0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन P, तो देन लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P0 माइनस P, क्योंकि P0 इज ग्रेटर देन P, ये आपका ज्यादा है और ये कम है। आइए अब हम बात करते हैं, ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसमें प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से यदि आप डिवाइड कर देते हैं तो कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। The lowering in vapor pressure divided by the vapor pressure of the pure solvent is called relative lowering of vapor pressure। समझ रहे हैं? रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन। ये कंपैरिजन किया जा रहा है कि टोटल के कंपैरिजन में कितना डिक्रीज किया है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P0 माइनस P डिवाइडेड बाई P0। P0 is the vapor pressure of the pure liquid solvent and P is the vapor pressure of the solution। आप जानना पसंद करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? What is the reason behind the decrease in the vapor pressure of the liquid when we add non-volatile, non-electrolyte and non-associative solute in it?
आइए ध्यान से सुनिएगा। जब आपको प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो वहां पे ये सारे के सारे जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स थे, ये सरफेस का जो साइड था वो वेपोराइजेशन के लिए अवेलेबल था। जब आपने सॉल्यूट डाल दिया, चीनी डाल दिया, तो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में चीनी आ गई। शुगर तो एस्केप नहीं करता, शुगर तो वेपर बनाएगा नहीं, वाटर बनाएगा वेपर। इसलिए ये जो आपका क्या है बोलिए, पार्टिकल जो शुगर वाला है इसने सरफेस को ब्लॉक कर दिया तो वेपर बनने का चांस थोड़ा घट जाएगा, उड़ने का चांस घट जाएगा और इस तरह से प्रेशर भी घट जाएगा। आइए हम इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं कि हमारा जो है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से किस कदर रिलेटेड है। तो आइए हम इसकी बात करते हैं। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में हमने आपको बताया है कि ये जो आपका रॉल्स लॉ है, अभी आपने सीखा था, तो ये रॉल्स लॉ में क्या होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ यहां पर होगा सॉल्यूशन, या यूं कहें कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन का बराबर है। इसको फिर से समझिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहिए या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन कहिए, यहाँ बात बराबर है। क्योंकि जो सॉल्यूशन आपने तैयार किया है उसमें जो एक पार्टनर है वो नाकारा है, सॉल्यूट जो कि वेपर नहीं बना रहा है क्योंकि वो सॉलिड है, तो केवल सॉल्वेंट ही ना है जो आपको वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट कर रहा है, सॉल्यूट तो नहीं, समझ रहे हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका जो है सॉल्वेंट ही है जो वेपर बनाने वाला है, सॉल्यूट तो वेपर बनाता नहीं है, तो या तो कहिए कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में, या ऐसे कर दें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, दोनों ही बात क्या है बराबर है, क्योंकि उसमें जो है सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट ही वेपर बना रहा है, सॉल्यूट नहीं बना रहा है। तो लिखेंगे P इज इक्वल टू, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दोनों एक ही बात है, क्योंकि सॉल्यूट इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ द वेपर मॉलिक्यूल्स एंड देयरफॉर दे आर अनेबल टू कंट्रीब्यूट इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। आइए वहां पे था रॉल्स लॉ में Pa इज इक्वल टू Pa नॉट XA, तो A बना रहा था आपका वेपर मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का P है, ये प्योर सॉल्वेंट का हुआ, अब मोल फ्रैक्शन जिस उसी का है जो आपका वेपर मॉलिक्यूल बनाता है, यानी कि P इज इक्वल टू P नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये हमने रॉल्स लॉ को यहाँ पे अप्लाई किया है। ये सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो वेपर बनाएगा, ये इसी का मोल फ्रैक्शन जो वेपर बनाएगा, और ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ही मगर सॉल्यूशन में, और उसी को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिखने वाले हैं P इज इक्वल टू P नॉट। देखिए आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पता है, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पता है तो हम सॉल्यूट भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि XS प्लस X सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस XS, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वही मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है P इज इक्वल टू P नॉट और 1 माइनस XS, इट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखिएगा, अब इसमें क्या करना है कि यहाँ का दिया हुआ P इज इक्वल टू P नॉट इंटू 1 माइनस XS, इसको थोड़ा सा हम एक्सपैंड कर लेते हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा कैसे एक्सपैंड करेंगे, और P is equal to P नॉट माइनस P नॉट into XS।
आइए ध्यान दीजिए, हम लिखने वाले हैं therefore P नॉट इंटू XS इज इक्वल टू P नॉट माइनस P, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू P नॉट माइनस P बाई P नॉट। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तब तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने सिखाया therefore relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of the solute। अब जरा एक बार ध्यान से सुनिए, हमने आपको क्या बताया। यह है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। यही फॉर्मूला है जो आपको हमेशा यूज में आना है। तो आपने अभी देखा फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। याद कीजिए, केवल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इट्स नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज एन एग्जांपल ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और आपने यहाँ तक सीखा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते किसे हैं, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का रीजन क्या है, और यह भी देखा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। और अब हम इससे रिलेटेड आपको बहुत सारा क्वेश्चन डील करेंगे अगले